हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी छात्रों का भरपूर स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री के टॉप 15 एमसीक्यू को यहाँ पर कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना रात को 8 बजे आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, क्या कहता है? निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या कुणाल? किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार इज द करेक्ट आंसर। बिंदुसार ने साम्राज्य का विस्तार करते हुए दक्कन के पठार पर विजय प्राप्त की थी और उसने अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य साम्राज्य का विस्तार जारी रखा और दक्कन के एक बड़े हिस्से को जीत लिया। तिब्बती भिक्षु तारानाथ के अनुसार बिंदुसार ने 2 समुद्रों के बीच की भूमि सहित 16 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था और ये श्रेणियां व्यवसाय और सामाजिक भूमिकाओं के आधार पर आधारित थी, जिनमें दार्शनिक, कृषक, चरवाहे, कारीगर, योद्धा, प्रशासक और पार्षद शामिल थे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में यह वर्गीकरण किया था। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। श्रीलंका की बात कर लेते हैं तो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, लेकिन यह क्षेत्र कभी भी प्रत्यक्ष रूप से उनके साम्राज्य का हिस्सा नहीं बना था। यहाँ पर अफगानिस्तान की बात करते हैं तो यह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, जो उत्तर पश्चिमी उसके शासनकाल के दौरान फैला हुआ था। बिहार, वर्तमान बिहार, जिसमें राजधानी पाटलिपुत्र शामिल थी, मौर्य साम्राज्य का केंद्र था। कलिंग की बात करते हैं तो अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए यह युद्ध के बाद उसके साम्राज्य में शामिल हो गया था। तो श्रीलंका पर कभी भी अशोक का अधिकार नहीं हुआ था। अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंदवंश को हराकर, नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर
घना नंद को हराकर पाटलिपुत्र को मौर्य साम्राज्य की राजधानी बनाया था, जिससे यह प्राचीन भारत का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। आइए अगले सवाल पर। अगला सवाल है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ या जेम्स प्रिंसेप? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। उन्होंने 1837 में ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप की बात कर लेते हैं तो एक ब्रिटिश पुरातात्विद और भाषाविद थे, जिन्होंने 1837 में अशोक के शिलालेखों को डिकोड किया था। उनकी सफलता ने भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्से को समझने में मदद की थी। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को परास्त करने से रोका था? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने हुनों को रोका था। स्कंदगुप्त पहले गुप्त सम्राट थे जिन्होंने हुनों का सामना किया और उन्हें करारी शिकस्त दी थी। उनकी जीत ने हुनों को लगभग 50 वर्षों तक भारत पर फिर से आक्रमण करने से रोक दिया था। स्कंदगुप्त की जीत का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में मिलता है? एरन अभिलेख, गया अभिलेख, नालंदा अभिलेख या प्रयाग अभिलेख? सही आंसर हो जाएगा प्रयाग के अभिलेख से मिलता है। ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन कहां पर मिलता है? प्रयाग के स्तंभ लेख में मिलता है। इस अभिलेख को प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की बात कर लिया जाए तो समुद्रगुप्त की राजनीतिक और सैन्य विजयों का विस्तृत विवरण मिलता है। इसमें उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को पराजित किया था। और यह अशोक स्तंभ के ऊपर ही अंकित है, ठीक है, जो प्रयागराज में स्थित है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है, पहाड़ी को काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कदंबों ने, राष्ट्रकूट ने, चोलों ने या चेर ने? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूटों ने कराया था। एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में करवाया था और यह एक ही मंदिर के चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया है। यह प्राचीन भारतीय रॉक कट वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी? 1504 में की थी। कब की थी? 1504 में की थी और 1506 में इसे दिल्ली से अपनी राजधानी बनाया था। दिल्ली के बाद अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्या है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुवाद या आरामसा? राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था?
तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश थे। वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश थे। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। उसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और वह मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था और उनके साम्राज्य के विस्तार में एक प्रमुख सैन्य कमांडर के रूप में काम किया था। गोरी की मृत्यु 1206 में हो जाती है और 1206 ईस्वी में लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है कुतुबुद्दीन ऐबक और एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन की शुरुआत कर देता है। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में किसके दरबार में रहे थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। अमीर खुसरो कई सुल्तानों के दरबार में रहे जिनमें अलाउद्दीन खिलजी भी शामिल है। इन्होंने अमीर खुसरो को दरबारी कवि के रूप में मान्यता दी थी। और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक? देखिए ब्राह्मणों पर भी जजिया कर किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक परंपरा को तोड़ते हुए ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था जो पहले इस कर से मुक्त थे। नेक्स्ट है अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? अद्वैतवाद रामानुज, शंकराचार्य, माधवाचार्य या विवेकानंद? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। शंकराचार्य की बात करते हैं तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। शंकराचार्य ने उपनिषदों और भगवत गीता के सिद्धांतों को इसमें व्याख्या की है। अन्य विकल्प रामानुजम ये विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक थे, माधवाचार्य द्वैतवाद के प्रतिपादक थे और विवेकानंद अद्वैतवाद के समर्थक थे लेकिन इसके मूल प्रतिपादक नहीं थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूफी सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी या नक्शबंदी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नक्शबंदी था। संगीत के विरुद्ध सूफी सिलसिला नक्शबंदी सिलसिला था और यह संप्रदाय सबसे कट्टरपंथी और रूढ़िवादी माना जाता था जो इस्लामी शरिया पर बहुत जोर देता था और संगीत तथा अन्य समन्वयवादी प्रथाओं का विरोध करता था। अगला सवाल कर लेते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है और यह मध्य प्रदेश के एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। यह मकबरा सूफी संत मोहम्मद गौस की दरगाह के निकट बनाया गया है क्योंकि मोहम्मद गौस तानसेन के गुरु थे। तानसेन का मकबरा सफेद संगमरमर से बना है और यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महानतम उस्तादों में से एक तानसेन को एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है। दोस्तों इंडियन हिस्ट्री का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।